हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम फिनिश करेंगे अपना CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। इन डी ऑर्बिटल देयर आर 5 सब सेल्स। आप सबको पता है डी ऑर्बिटल के अंदर 5 सब सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? DXY, DYZ, DZX और DX² Y² और DZ²। अगर आपने ये 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिला होगा। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हो कि वो जो 5 सब सेल्स होती हैं इनका नाम होता है, ठीक है। DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। ठीक है। जो शुरू की 3 होती हैं DXY, DYZ और DZX, इसे बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। ये जो होती है हमारी बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और ये लास्ट वाली हमारी अलोंग द एक्सिस होती है। इनके स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना नहीं बनाना, बस मैंने बना के दिखा दिया है, ठीक है। जो शुरू के 3 होते हैं बस आपको याद रखना है वे बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और जो लास्ट के 2 होते हैं वे अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जो ये CFT है दो टाइप में डिवाइड है, क्या? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है। ये वाला अलोंग द एक्सिस होता है, और टेट्राहेड्रल आपका बिटवीन द एक्सिस होता है। ये बस याद रखना। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। In this complex, ligands approach central metal atom along the axis। तो ये मैंने अभी बताया कि जो कॉम्प्लेक्स इसका जो ऑक्टाहेड्रल होता है ये हमारा क्या होता है? अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, T2G और EG। तो पहले अब देख लेते हैं, देखो इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल भी 2 टाइप्स में है, T2G और EG, ठीक है। अब ध्यान से सुनते चलो, बस कहानी सुनते चलो। आपको ये देखो कहानी सी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ना इसमें थ्योरी लिखनी है अगर ये आ जाता है तो। ऑक्टाहेड्रल 2 टाइप में डिवाइड है, T2G और EG। T2G फर्दर डिवाइड है DXY, DYZ और DZX, यानी कि T2G के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, DXY, DYZ और DZX। और EG के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, DX² Y² और DZ², ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि ऐसा मानो कि जैसे आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो अटैक हुआ, किसी ने अटैक किया, ठीक है। तो जैसे ही इसमें अटैक हुआ तो ये इसमें से ये 2 हिस्से टूट के भागे। तो जब टूट के भागे तो किस तरीके से भागे? DX² Y² DZ² तो ऊपर आ गया, यानी कि लास्ट के बॉक्स तो ऊपर आ गए, और ये 3 बॉक्स नीचे आ गए, ठीक है। तो जब इन पर अटैक हुआ तो ये ऊपर भागे और ये नीचे आ गए। जब ये नीचे आए तो नीचे वाले को हम बोलते हैं लो एनर्जी लेवल, ठीक है। नीचे वाला DXY, DYZ, DZX, इसके ये T2G कहलाता है, और ये ऊपर वाला EG कहलाता है। ऊपर वाला हमारा हायर एनर्जी लेवल होता है और नीचे वाला हमारा लो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो अब देखो ट्रिक, बस आप याद रखना, अगर P डेल्टा O से बड़ा हो, ठीक है, अगर P डेल्टा O से बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन गो इन EG। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? EG। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, जब ये स्प्लिट हो जाएंगे तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो शुरू के 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले T2G के अंदर भरे जाएंगे, ठीक है। T2G में क्यों भरे जाएंगे? क्योंकि लो एनर्जी लेवल है। तो जब हम 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब जब 4th इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी फिर हम चेक करेंगे कि P डेल्टा O से बड़ा है या P डेल्टा O से छोटा है। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर P डेल्टा O से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG के अंदर, तो यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन EG में भरा जाएगा। अगर P डेल्टा O से छोटा है तो वो हमारा T2G के अंदर ही भरा जाएगा। तो आपको समझ में आया? दोबारा देखो, अगर P डेल्टा O से बड़ा है तो वो EG में भरा जाएगा, और अगर P डेल्टा O से छोटा है तो वो T2G में भरा जाएगा, ठीक है। P क्या होता है आपका? एनर्जी रिक्वायर फॉर पेयरिंग, और डेल्टा O क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलिए फिर फटाफट से थ्योरी सेक्शन भी देख लेते हैं इसका, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये अलोंग द एक्सिस होता है ना। तो इसका जो लिगेंड अप्रोच करता है वो अलोंग द एक्सिस करता है। ये टू ग्रुप में डिवाइड है, T2G और EG। T2G क्या कंटेन करता है? DXY, DYZ और DXZ। EG कंटेन DX² Y² एंड DZ², ठीक है। और इनका जो एनर्जी का डिफरेंस होता है EG और T2G के बीच में, वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, जब जैसे कि ये है हमारा, ये हमारा डी ऑर्बिटल है, जब स्प्लिट होता है तो जब स्प्लिट होता है 2 हिस्सों में, तो इसे टूटने को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, है ना। तो द ब्रेकिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू T2G एंड EG इज नोन एज CFS। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। अभी मैंने बताया था ये सेम ही है, जो ये एनर्जी रिलीज करता है उसको तो हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या टूटने को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। ये लास्ट के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इफ डी ऑर्बिटल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, वही कहानी जो मैंने बताया था, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या चेक करेंगे? देन दे विल फर्स्ट फिल अप इन T2G ऑर्बिटल। तो वे किस में फिल होंगे? T2G ऑर्बिटल में, बिकॉज T2G हैज़ लेस एनर्जी। और अगर 4th इलेक्ट्रॉन की जो हम बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ P अगर ज़्यादा होगी किससे? डेल्टा O से, देन इट विल गो इन EG ऑर्बिटल। और अगर कम होगी तो किस में ही भरा जाएगा?
सिर्फ और सिर्फ T2G में। मैंने बताया था ना अभी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वो तो यहाँ पे भरे जाएंगे। चौथे के केस में हम देखेंगे P अगर डेल्टा O से बड़ा है तो वो EG में चला जाएगा, और अगर P डेल्टा O से छोटा है तो किस में भरा जाएगा, T2G के अंदर। और P क्या होता है आपका, एनर्जी रिक्वायर फॉर पेयरिंग। डेल्टा O क्या होता है, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हमारा अलोंग द एक्सिस करता है, और ये क्या करेगा हमारा बिटवीन द एक्सिस, है ना। ये ना, ये शुरू के 3 क्या होते थे बिटवीन द एक्सिस, ये लास्ट के 2 क्या होते थे अलोंग द एक्सिस। तो ये टेट्राहेड्रल क्या करता है, बिटवीन द एक्सिस करता है। ये 2 हिस्सों में डिवाइड है, जैसे वो T2G और EG में था, यहाँ पे बस ये समझ लो यहाँ से G हट जाएगा, तो किस में डिवाइड है, E और T2 में। ठीक है, E और T2 में। E कंटेन DXY, DYZ और DZX। यहाँ पे E जो है वो यहाँ पे उल्टा हो जाता है बिल्कुल, जैसे यहाँ पे EG ऊपर है T2G नीचे है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पे T2 ऊपर रहेगा E नीचे रहेगा और G हट जाएगा। ठीक है, सेम सब चीज़ें सेम चलेंगी, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसमें EG ऊपर बनता है, यहाँ पे E नीचे बनता है, G हट जाता है, T2 ऊपर बनता है, यहाँ पे T2G नीचे बनता है। ठीक है, तो E कंटेन DXY, DYZ और DZX, T2 कंटेन DX² Y² और DZ स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन E एंड T2 ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा T, यानी कि इन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा T। डेल्टा T क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमने यहाँ पे देखा था ना अभी, ये वही थ्योरी जो चल रही थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो वही कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है E और T2 के बीच में, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा T से। इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप सबको पता है E के अंदर 2 ही भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, दे विल फर्स्ट फिल अप इन T2 ऑर्बिटल, तो ये T2 ऑर्बिटल के अंदर भरे जाएंगे। तो in case of third electron there are 2 possibilities. If value of P is more than delta T, then it will go up in E orbital. If value of P is less than T, मतलब यहाँ पे देख लो, मैंने शॉर्ट ट्रिक में भी मैं बता दूंगा, अगर P डेल्टा T से बड़ा है तो वो हमारा E ऑर्बिटल में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर P डेल्टा T से छोटा है तो वो D ऑर्बिटल में भरा जाएगा, सिंपल। तो वही लिखा है मैंने, इन केस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इन इफ वैल्यू ऑफ P इज मोर देन डेल्टा T देन इट विल गो अप इन E ऑर्बिटल, और इफ वैल्यू ऑफ P इज लेस देन डेल्टा T देन इट विल पेयर अप इन T2 ऑर्बिटल। तो सबसे जो पूछा जाता है ज़्यादातर वो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कम ही पूछा जाता है, पर दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डेल्टा T क्या होता है, डेल्टा T देन इट विल पेयर अप इन T2 ऑर्बिटल। डेल्टा T क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। तो अभी मैंने वही बताया, और एक बात और, हाँ ये चीज़ रह गई कि इन दोनों की एनर्जी के बीच की जो लाइन होती है इसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, बैरी सेंटर। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्पेलिंग ठीक कर लो, BARY। ठीक है, बैरी सेंटर। ठीक है, तो यही है आपका CFT, सिंपल है बस, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से बस इसको रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इसके ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देख लेते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन जो इसमें इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि जो लिगेंड्स हैं हमारे वो किस तरीके से अरेंज हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, है ना। तो इसके एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन पूछी जाती है, बस आप ये देख लो। ठीक है, तो अगर हमारे जो लिगेंड्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, देन उस सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, है ना। अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 25। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बतानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या 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 होती है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, स्टेबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड है, 3 चीज़ों पे, नेचर ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम बीटा 4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिगेंड क्या होता है, एज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, जो ज़्यादा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट लोन पेयर कर सकता है, जो ज़्यादा लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो किस तरीके से मोनोडेंटेट सबसे कम लोन पेयर डोनेट करता है, उससे ज़्यादा बाइडेंटेट, सबसे ज़्यादा कौन करता है, पॉलीडेंटेट। ठीक है, और ये याद रखना, चिलेटिंग लिगेंड, एक चिलेटिंग लिगेंड्स भी होते हैं जो कि फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन ऑर्डिनरी वंस। ये इन तीनों से सबसे ज़्यादा हमारे स्टेबल होते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वे हमारे इन तीनों से सबसे ज़्यादा वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सेकंड, सेंट्रल मेटल एटम।
एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल Fe+2 और Fe+3 है तो Fe+3 की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट β4, तो एज द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ये β4 आपको हमेशा गिवन होगा, इसकी टेंशन मत लो, और वैसे भी ये पूछ नहीं आती, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि अगर β4 की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ये इस तरीके से हमें कुछ दे रखा है ना, ये एग्जांपल है MLNX, ये मतलब लिगेंड है आपके, है ना। तो इस तरीके से ब्रेक है तो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, 1/β4 ऐसी, ये जो RHS में लिखा है, जो इसका प्रोडक्ट है वो ऊपर, जो रिएक्टेंट है वो नीचे, ठीक है। और β4 क्या होता है, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट, M क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, एंड लिगेंड AB क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल पावर, N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, और X क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो पूछी जाती हैं, जो हम फिनिश कर रहे हैं अब, है ना। आप NCERT क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, द मॉलिक्यूल इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल एटम आर नोन एज मेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है, ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं वे डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाए किससे, मेटल एटम से, तो हमारे क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले, और मेटेलिक मतलब कंपाउंड, मतलब कि जो कि हमारे कार्बन हाइड्रोजन किससे डायरेक्टली अटैच हो जाए, मेटल से, तो भी क्या कहलाता है, हमारे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, बस इनके बारे में बस डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनो मेटेलिक, ठीक है। अब देखते हैं इनके यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक क्या होते हैं, ये यूजेस इनके, इन क्लोरोफिल कंटेनिंग मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन, है ना। और विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट। सिस्प्लेटिन एक दवाई का नाम है, ये किससे के लिए यूज़ होती है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। और ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन के काम आता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंस क्या है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो Na2EDTA जो होता है वो हमारा यूज़ होता है हार्डनेस ऑफ वाटर को नापने के लिए, ठीक है। और इन मेडिकल चिलेटिंग थेरेपीज बिकम कॉमन, जो ये चिलेटिंग थेरेपी है अब बहुत कॉमन हो चुकी है, रिंग वाली ये होती एक थेरेपी होती है डॉक्टर मेडिकल फील्ड में, तो ये बहुत कॉमन हो गई, ये भी हमारी किससे होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से होती है। और ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, मेटल प्योरीफिकेशन के लिए तरह यूज़ होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। अब लिमिटेशन ऑफ CFT क्या है, लिमिटेशन सिंपल है, डज नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गया था, ठीक है। और डज नॉट एक्सप्लेन वाई मेटल बॉन्डेड आर पार्शली कोवेलेंट, और ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था कि जो वाई मेटल बॉन्ड आर पार्शली कोवेलेंट, तो जो मेटल होते हैं वो पार्शली कोवेलेंट क्यों होते हैं, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड, अभी मैंने पीछे बात करी ना, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, अब चिलेटिंग लिगेंड के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन में पूछा था 2 नंबर में, व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकता है लोन पे। अब चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, दीज आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड आर हाईली स्टेबल, और ये हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किस तरीके से, CU है, और देखो चारों तरफ हमने क्या लगा रखे हैं, हमने यहाँ पे रिंग टाइप में CH2NH2 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 लगा रखे हैं, तो हमारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, COEU3+3, ठीक है। जैसे CO सेंटर में हो गया, तीनों तरफ क्या हो गया EU, और इसका चार्ज क्या होगा +3, तो ये आपको पता हो, है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड सिंपल है, जो हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो और दूसरा स्टेबल हो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके NCERT का पहला क्वेश्चन, एल्फ्रेड वॉर्नर थ्योरी, पूछी आज तक नहीं गई है बट सिलेबस में है तो देख लेते हैं। NCERT क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो एल्फ्रेड वॉर्नर थ्योरी क्या बोल रही है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हम एल्फ्रेड वॉर्नर थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसने क्या बताया था वो देख रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। प्राइमरी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है।
प्राइमरी वैलेंसी डिसोशिएट ईजिली, प्राइमरी वैलेंसी ईजिली डिसोशिएट हो जाती है, यानी मतलब टूट जाती है, और सेकेंडरी वैलेंसी डज नॉट डिसोशिएट ईजिली। इसने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी ईजिली डिसोशिएट हो जाती है और सेकेंडरी वैलेंसी डज नॉट डिसोशिएट ईजिली, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी प्रोवाइड ज्योमेट्री, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो प्रोवाइड करती है ज्योमेट्री को। इन शॉर्ट इसने क्या बताया, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो टाइप की वैलेंसी दिखाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी डिसोशिएट हो जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसोशिएट नहीं होता, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारी ज्योमेट्री शो करती है और प्राइमरी हमारी शो नहीं करती है। एग्जाम्पल CuNH3 Cl2 Cl, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, अब बस आपके NCERT बच गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।